जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को लगातार और कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम डेट बिल्कुल ही सामने नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग जो है कि बिहार पुलिस के सेशन को एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। बस आप लोग इसी तरह लगातार बनकर हमारे चैनल को प्यार दीजिए और आप अधिक से अधिक यहाँ से लाभ उठाइए, जिससे कि आपका एग्जाम जो हो वो आपको सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए। तो जिस तरह से आप लगातार बन रहे हैं, आप लगातार बनकर रहिएगा। और हम जो यह बिहार पुलिस का सेशन कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जैसे कि बिहार एसएससी का एग्जाम, सीजीएल 4 का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, आरपीएफ का एग्जाम। तो ये सब एग्जाम में भी आप बहुत फायदा ले सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका सेशन रहता है, ये आपके विभिन्न प्रकार के कॉमन एग्जाम को देखते हुए। तो फिलहाल हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 को कवर कर रहे हैं। और जो आपका एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसी के आधार पर जो है कि यह वाला सेट जो है कि आपको सेट किया गया है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग इसे खत्म कर रहे हैं। और साथ ही जो आपका मिसलेनियस प्रश्न होता है, वो हम आपको मैथ्स वर्णमाल से प्लस में जो हम क्वेश्चन अपने हाथ से लिखते हैं, वह सवाल आपको स्पीडी से, इरुटेरिया से, यह सब चीज से हम कवर करके आपको जो है कि हम क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हैं। बस आप लोग लगातार इसी तरह बनकर फायदा उठाइए। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट, आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है, आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा पंक्ति के रूप में हम लोग उपस्थिति कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बता दे कि आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है, यह एक किसी आप ही के में से एक छात्र के द्वारा जो है कि भेजा गया है। हमको पर्सनल भेजा गया था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से संबंध रखते हैं, जिसका नाम है राजन राजवंशी। आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें पता है, क्योंकि आपका कमेंट और आपका जो रहता है पढ़ने का तौर तरीका वो हमें खुद पता है, और पर्सनली आप हमसे बात भी करते हैं। तो चलिए आपका मोटिवेशनल क्वोट आपका जो है कि हम सभी छात्रों के बीच जो है कि इसे हम लोग बिखेरने का काम करते हैं, और आप लोग उसे संयोजन रखने का काम कीजिएगा। तो चलिए आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदमों पे आपको सलाम होगा, दुनिया के हर कदमों पे आपको सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ये मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो समझ सकते हैं कितनी अच्छी पंक्ति आप लोगों के लिए, हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई, हमारे एक छात्र के रूप में आप लोगों के लिए जो है कि उपस्थिति दर्ज कराए, जिसका नाम है राजन कुमार, जो कि बिहार टीचर का फिलहाल तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत ही मेधावी छात्र हैं। आप लोग लगातार इसी तरह मेहनत कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी भी जिनको भी लगता है कि आप लोग मोटिवेशनल क्वोट पर्सनली हमें भेज सकते हैं, तो उसके लिए नंबर हम बता देते हैं 85 21 90 29 63 8521902963। आप लोग इस पे कॉल नहीं लगेगा, लेकिन इस पे व्हाट्सअप चलता है, आप इस पे भेज सकते हैं अपना मोटिवेशनल क्वोट, या जो भी हमारे वीडियो में कमी रहता है, या किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट में भेजिए, हम उसका आपका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 1 का जो सवाल बच चुका था 2-4 पीस, उसको कवर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो चलिए आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। जैसे मान लीजिए राज्य का विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून। जैसे केंद्र में भी केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य में राज्य सरकार कानून बनाती है, और राज्य में जो राज्य सरकार कानून बनाती है वह विधानमंडल कहलाती है, और केंद्र में जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे हम लोग जो क्या कहते हैं, उसे हम लोग संसद कहते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा बैठती है। उसी तरह से आपका राज्य लेवल पे जो कानून बनती है वह विधानसभा या विधानमंडल के अंतर्गत बनती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद बैठते हैं। जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर सिर्फ विधानसभा बैठ के कानून का निर्माण करती है। तो समझिएगा कि जब राज्य विधायिका कुछ विधेयक पारित कर दिया है, तो वह भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? यानी राष्ट्रपति के विचार विमर्श करवाने के लिए अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य में जो काम करते हैं वह राज्यपाल काम करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यपाल पाए जाते हैं वह एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के पास काम करते हैं। यह राष्ट्रपति का जो है कि आपके एजेंट के रूप में या दलाल के रूप में काम करते हैं। दलाल शब्द बोलना
बोलना जो है कि राज्यपाल के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जब आप एजेंट का हिंदी देखिएगा तो एजेंट का हिंदी नाम दलाल होता है, लेकिन वह एक सम्मानित पद है, हम उन्हें जो है कि दलाल का संज्ञान नहीं दे सकते, वह बहुत अपने से ऊंचा पोस्ट है, एक सम्मानित पोस्ट है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य में काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। और याद रखिएगा राज्यपाल जो होते हैं वह जिस राज्य में काम करते हैं वह उस राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, और राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और देश में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के तहत। वहीं याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है। याद रखिएगा वही राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करते हैं तो वह कौन करते हैं? तो राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 159 के तहत ग्रहण करते हैं। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्य के राज्यपाल को जो है कि शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के जिस राज्य में ग्रहण कर रहे हैं पदभार वह उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और राज्य के राज्यपाल का जो है कि शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गया? तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं भारत के अंदर में राज्यपाल संबंधी जो प्रावधान लिया गया है वो कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। वहीं भारत में जो आपका जो अवशिष्ट शक्ति लिया गया है जो केंद्र में निहित होती है अनुच्छेद 248 के तहत। जो बता रहे हैं कंटेंट में दम है, आप लगातार बनिएगा। हम हवाई वाला ऊपर ऊपर बात नहीं करते हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं वैसा क्वेश्चन एग्जाम में बिहार एसएससी रहे या सीजीएल 4 रहे या किसी भी एग्जाम में वनडे एग्जाम में बैठिए आपका सवाल आएगा। बस हम इतना जानते हैं, अपने दिल पे हाथ धर के बताते हैं कि ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। बस आप लगातार मेहनत कीजिए मेरे साथ, आपका जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है वह कहां से लिए हैं? तो कनाडा के संविधान से अनुच्छेद 248 के तहत जो है कि आपका अवशिष्ट सूची का विषय है। समझ में आ गया? याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 249 में क्या है? तो राज्यसभा जो है वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची जो होता है वह राज्य में होता है, तो राज्य सूची के किसी विषय पर जो कानून बना सकती है वह राज्यसभा बना सकती है। याद रखिएगा अपने 2/3 बहुमत या फिर विशेष बहुमत के साथ। समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा। वहीं आपात स्थिति में जब राज्य सूची पर कोई कानून बनाना रहेगा तो राज्यसभा जो बनाएगा अनुच्छेद 250 के तहत। यानी अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत? तो 249 के तहत। अपने कौन बहुमत के तहत? तो विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत के साथ। वहीं 250 अनुच्छेद में यह आंसर मारना है कि अगर आपातकाल लगा रहे, अगर किसी राज्य में आपातकाल लगा रहे और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का जरूरी पड़ गया तो राज्यसभा जो बनाएगी वह आपका 250 अनुच्छेद के तहत बनाएगी। याद रखिएगा। और वर्तमान में जो राज्य सूची में विषय है कितना है? तो 61 विषय है, जो बता रहे हैं। याद रखिएगा वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है, संवर्ती सूची में 52 विषय है, और संघ सूची या केंद्र सूची में कितना विषय है? तो 100 विषय है। कितना विषय है? 100 विषय है। याद रखिएगा। वहीं तीनों सूची का जो वर्णन है अनुसूची 7 में। तीनों सूची का वर्णन किस में है? अनुसूची 7 में है। याद रखिएगा। और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा भी हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ। यानी केंद्र को कुछ काम करने के लिए दिया गया और राज्य को कुछ काम करने के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है वह भी अनुसूची 7 में। और पहली बार जो यह अनुसूची देखा गया था हमको कहां? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऑप्शन में है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता का जो आपका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का चर्चा है। वहीं अगर बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत याद रखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनमें से जो
पूरा हो वह पहले करेगा। वहीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में। ऐसे 148 से लेके 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वह आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, वह आपका न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। यानी कुछ मात्रा में कार्यपालिका होता है, कुछ विधायिका होता है, कुछ न्यायपालिका होता है। तो कार्यपालिका के अंदर में राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, महान्यायवादी आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ये सब किस में आते हैं, कार्यपालिका में। अब विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, लेकिन न्यायपालिका में भारत के सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और याद रखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, या 65 साल के लिए, इसमें से जो पूरा हो। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भारत के जो पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, यानी नौसेन नियंत्रक नौसेन नरहरि, याद रखिएगा, नौसेन नियंत्रक नौसेन नरहरि, भारत के पहले नियंत्रक महालेखक या सीएजी जो था वह आपका कौन सा, याद रखिएगा, नरहरि राव था। वहीं वर्तमान समय में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो कितने नंबर के हैं, तो वो 14वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, आप लोग याद रख लीजिएगा। और वही गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी उपराज्यपाल बने थे। और बात करते हैं महान्यायवादी का, तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, जो कि भारत सरकार का सरकारी वकील के रूप में काम करता है। और याद रखिएगा कि भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो एमसी सीतलवाड़ थे, एमसी सीतलवाड़। और इसी के अध्यक्षता में पहली बार 1955 ईस्वी में आजाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और अंग्रेजे के जमाना में पहला विधि आयोग का गठन 1834 में ही किया गया था, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लेकिन आजाद भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन एमसी सीतलवाड़ के अध्यक्षता में, याद रखिएगा, 1955 में। और वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वह आपके ऋतुराज अवस्थी है, ऋतुराज अवस्थी है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं महान्यायवादी का, तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वह कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, उसे आगे कार्यकाल के लिए बढ़ा सकता है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है, समझ में आ गया। वहीं जो भारत का जो महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत, याद रखिएगा, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वह, याद रखिएगा, कि किसी भी कोर्ट में जाके भारत में बैठ सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं, याद रखिएगा। यह संसद के किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं, उसको कोई रोक छेक नहीं है, अनुच्छेद 88 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है, और सिक्किम से नाथुला दर्रा से होकर ही चीन जाने का रास्ता है। कहां जाने का रास्ता है, चीन जाने का रास्ता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, वहीं अगर बात करते हैं तुजू दर्रा कहां है, तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहां है, मणिपुर में है, याद रखिएगा। वहीं माना दर्रा भी कहां है, मणिपुर में है। तुजू मन्ना कहां है, मणिपुर में है। वहीं डेप्सा दर्रा कहां है, डेप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। डेप्सा दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, जो है कि पुगा घाटी कहां है, तो पुगा घाटी जो है आपका कहां है, तो याद रखिएगा पुगा घाटी जो है कि जम्मू कश्मीर में है। कहां में है, जम्मू कश्मीर में। और जुकू घाटी कहां है, जुकू घाटी कहां है, तो नागालैंड में है। कहां में है, नागालैंड में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में जो आपका दर्रा है, जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो आपको ट्रिक बताते हैं, काजप बाबू, कोआके जो
पो बोआका बोहरसुका, यानी कि आपका काराकोरम दर्रा हो गया, फिर आपका जोजिला दर्रा हो गया, फिर आपका पिरपंजाल दर्रा हो गया, फिर आपका बाड़ा लाचा दर्रा हो गया, फिर आपका बुर्जिल दर्रा हो गया। ये सब दर्रा कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। वहीं याद रखिएगा आपका सिपकिला दर्रा कहाँ में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा आपको हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा हो गया और फिर आपका रोहतांग दर्रा हो गया, और रोहतांग दर्रा का ही नया नाम जो है क्या है? तो याद रखिएगा अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा का नया नाम क्या है? अटल सुरंग। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए उलट अंदर में डब्बा दे दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के अंदर में किस प्रकार का कर एक गंतव्य आधारित कर है? तो गंतव्य का मतलब होता है आप कोई ना कोई दूरी तय करते हैं। नहीं कहता है जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो बोलता है कि यह ट्रेन अपने गंतव्य जो है कि अपने स्थान पर पहुंचने वाली है अपने सही समय पर, यानी जहां पर उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी उसका जो गंतव्य स्थान है। तो समझिएगा एक प्रकार से दूरी को भी यह दिखा रहा है। गंतव्य शब्द जो है वह दूरी को दिखा रहा है। और जीएसटी जो आप लोग लगाते हैं या जीएसटी जो देते हैं वह एक प्रकार का गतिशील कर है। गतिशील क्या है? कर है। यानी कि जीएसटी एक प्रकार का गतिशील कर है और यह एक साथ ही अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। और भारत में जीएसटी जो लागू किया गया है वह कनाडा देश के मॉडल पर लागू किया गया है। और जीएसटी के पंजीकरण करने में कुल 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं जीएसटी पंजीकरण में? कुल 15 अंक। जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होता है, उसी तरह से आप जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो याद रखिएगा उसमें कुल 15 डिजिट होता है। यह सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, तब ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि जीएसटी लागू करने के लिए कौन समिति ने सुझाव दिया था, तो याद रखिएगा जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं जीएसटी का मसौदा किसने तैयार किया था, कौन समिति ने? तो याद रखिएगा असीम दास गुप्ता समिति। और भारत में जो जीएसटी जो अंतिम रूप से जो पास हो गया था वह याद रखिएगा 1 जुलाई 2016 को अंतिम रूप से जो पास हुआ था 1 जुलाई 2016 को। लेकिन फाइनली जो भारत में जो लागू हुआ याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से याद रखने का प्रयास कीजिएगा आपका जीएसटी। समझ में आ गया? और अगर बात करते हैं विश्व का पहला देश कौन बना था जो कि आपका जीएसटी या फिर वैट को लागू किया था? फ्रांस। कौन बना था? फ्रांस सरकार के द्वारा 1954 में ही जीएसटी को लागू कर दिया गया था। लेकिन भारत 161वां सदस्य देश बना। 161वां सदस्य देश बना, याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य बना था वह आपका असम बना था। भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम बना था। लेकिन जीएसटी का जो आपको जीएसटी पारित करने वाला जो पहला राज्य बना था वह तेलंगाना बना था। क्वेश्चन में अंतर है। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य जो बना था वह आपका असम बना था। और जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? तो जम्मू कश्मीर बना था। कौन बना था? जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा जीएसटी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 1 जुलाई को। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, याद रख लीजिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1849 में परमहंस मंडली का स्थापना कहां किया गया था? तो 1849 में परमहंस मंडली का जो स्थापना किया गया था वह बंबई में किया गया था। कहां किया गया था? बंबई का। वहीं अगर आर्य समाज का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपका 1875 में किया गया था, याद रखिएगा। यह भी बंबई में,
यह भी बंबई में, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया है, तो याद रखिएगा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए हैं। यानी गो वेदास का नारा किसने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, याद रखिएगा। वहीं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, याद रख लीजिएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको रह जाएगा याद। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो भाषण दिए थे वह किस शहर में, तो याद रखिएगा वह हिंदू महासभा को संबोधित कर रहे थे 1893 में शिकागो अमेरिका में। और स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वह मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का जो नाम था वह गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनका संबंध भी बंगाल से था। स्वामी विवेकानंद का संबंध भी बंगाल से था। राजा राम मोहन राय का संबंध भी बंगाल से था। और बंगाल से क्यों इतना बड़े बड़े व्यक्ति उभर कर आ रहे थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, आपके जो है कि अरविंद घोष हो गए, ये सब, या अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, तो ये सब बड़े बड़े हस्ती जो आपके जन्म लिए हैं या जो आगे बढ़े हैं वह बंगाल के अंदर में बढ़े हैं। और जो उस समय का बंगाल हुआ करता था, उस समय अपना बिहार भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में न जाके आपका बिहार अलग हुआ है आपके बंगाल से, लेकिन उससे पहले बिहार जो था वह आपका पुराने जमाने से ही पाल वंश का शासक रहे या आपका अंग्रेज का शासन रहे। लगभग 1912 से पहले तक आपका जो है कि जो आपका बिहार हुआ करता था वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और बंगाल जो है अपने आप में एक स्वर्ग के रूप में था। यानी बंगाल के अंदर में आपका चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आपका एक प्रकार से एक तर्क वितर्क का क्षेत्र हो या युद्ध का क्षेत्र हो, वह सभी क्षेत्र में अव्वल स्थान रखता था अपना बंगाल और बिहार, यह बता देते हैं। और आपको इस चीज से अंदाजा लग सकता है कि वह इतना प्रभुत्वशाली जगह था, वह इतना समृद्धशाली जगह था आपका बंगाल कि अंग्रेज को अंततः इतना डर लगने लगा बंगाल से, क्योंकि उसके वहां से इतने भयंकर व्यक्ति निकलने लगे, इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति निकलने लगे बंगाल से कि वह चाहे तो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह पुनर्जागरण का क्षेत्र हो, वह सभी में आपका अव्वल स्थान रखने वाले व्यक्ति जो थे, यानी एक प्रकार से भयंकर बवाल मचाने वाले जो व्यक्ति थे वो बंगाल के अंदर में आने लगे। और आप लोग को बता दे कि यह सब चीज को जब देखकर आपको अंग्रेज को जब डर लगने लगा, अर्थात लॉर्ड कर्जन को डर लगने लगा। किसको डर लगने लगा? लॉर्ड कर्जन को डर लगने लगा। और इसी के तहत लॉर्ड कर्जन को जब डर लगने लगा तो उन्होंने जो है कि 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया, अर्थात बंगाल को तोड़ फोड़ करने का कोशिश किया गया और कर ही दिया। अंततः आप लोग को पता होगा उसमें से बिहार वगैरह को जो है कि आगे चल के जो है कि अलग किया गया, लेकिन फिलहाल तो आपको 1905 में जो है कि बंगाल विभाजन यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी या फिर आपके संयुक्त बंगाल में अलग कर दिया गया। और बंगाल को जो अलग किया था या बंगाल विभाजन जो किया था वह 1905 में, याद रखिएगा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है कि अलग किया गया था। लेकिन आप इस चीज से और अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग नाम सुने होंगे स्वामी विवेकानंद के गुरु जिनका नाम था आपका गदाधर चट्टोपाध्याय, और उनका नाम जो था आपका क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस नाम पड़ा था। तो वह एक इतने समृद्धशाली व्यक्ति थे, इतने तर्क वाला व्यक्ति थे, यानी किसी भी चीज को लॉजिक से ऐसा सोच लेते थे कि समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि अगर आप उसके पास जाके बैठते, अगर मान लीजिए कि आप उनके पास जाके बैठिएगा तो आपका हृदय परिवर्तन कर देगा। अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि घर का बात नहीं मानते हैं, आपके माता पिताजी आपको समझाते हैं कि नहीं यार अच्छा से तुम पढ़ो, जॉब लेना है तो लेना है, जो खर्च लगेगा हम देंगे, तुमको टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आप कहते हैं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, जो होगा जो है कि होगा देख लेंगे। लेकिन अगर आप उनके पास जाके मात्र 2 मिनट बैठते तो 2 मिनट में ही आपका हृदय परिवर्तित कर देते, माइंड परिवर्तित करके आपको सही रास्ते पर लेकर वो जाने का प्रयास करते थे। बहुत
बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े उनके आत्मा थे। इसीलिए जो है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु जो है कि माना था, याद रखिएगा। और उसी के याद में रामकृष्ण परमहंस का स्थापना जो किया था उनके द्वारा, यह रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया गया था 1897 में बंगाल के अंदर में। समझ में आ गया। और दूसरी तरह से राजा राम मोहन राय ने भी हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए थे। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। 1815 में जो है कि वह आत्म सभा का स्थापना किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय को भारत नक्षत्र का पिता भी कहा जाता है, युग दूत के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पश्चिमी शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो इस तरह का इनको जो है कि बहुत बड़े बड़े उपाधि दिया गया था राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था वह एक एकेश्वरवाद था, यानी एक चीज में विश्वास रखता था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड कर लीजिएगा राज्य में, तो अंडमान निकोबार का है। अगर राज्य में देखिएगा तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार का है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य देगा तो पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। कहां का है? दिल्ली का। उसी तरह सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो अंडमान निकोबार का है। कहां का है? अंडमान निकोबार का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सेलेस्टे सौलो को। सेलेस्टे सौलो को। याद रखिएगा कि मौसम जो चलता है वह स्लो स्लो चलता है। मौसम जो चलता है वह स्लो स्लो चलता है। मौसम जो चलता है वह स्लो स्लो चलता है, लेकिन जलवायु जो चलता है वह जो है कि आपका जो है कि 6 महीना में बदलता है। जलवायु जो है 6 महीना में बदलता है, लेकिन मौसम स्लो स्लो बदल के तुरंत बदल जाता है। इसीलिए जो है कि गाना भी गाया गया है कि मौसम के तरह जो है कि बदल ना जाओ तुम, यानी कि मौसम जो है तुरंत तुरंत बदलता है। और जलवायु जो है वह 6 महीनों में बदलता है। यानी अभी गर्मी है तो 6 महीना रहेगा गर्मी, अब फिर ठंडी आएगा तो फिर 6 महीना ठंडी आएगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि मौसम और जलवायु में अंतर बताओ तो सबसे मुख्य क्या है, तो बोलिएगा भैया कि मौसम के तरह नहीं बदलिएगा, यानी मौसम फटाफट बदलता है एक दिन में। अभी धूप खिला हुआ है, कुछ देर के बाद 1 घंटा के बाद आंधी तूफान आ गया, फिर बारिश शुरू हो गया, तो बताइए मौसम में परिवर्तन होने में देरी लगा? बोलिएगा नहीं। यानी मौसम तुरंत तुरंत बदलता है। और क्या जलवायु तुरंत तुरंत बदलता है, यानी अभी गर्मी है तो क्या 5 दिन में ठंडी आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक कि आपका नवंबर दिसंबर में आ जाए ठंडी नहीं आने वाला है। तो समझ सकते हैं कि जलवायु बहुत दिनों दिनों पर बदलती है और मौसम जल्दी जल्दी बदलती है। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं भैया, ये भी बता दीजिए कि मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वह लंदन में है। कहां में है? लंदन में है। याद रखिएगा, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां में है? लंदन में है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को हम जितना सवाल बताते हैं आप लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग को आ रहा होगा तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और मौसम विज्ञान दिवस जो हम लोग मनाते हैं क्या तारीख को, तो आपको बताए थे कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी देने के क्रम में राम का मौसम खराब हो गया। यानी मौसम विज्ञान दिवस प्लस राम मनोहर लोहिया दिवस प्लस सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु का शहीद दिवस, ये तीनों मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को, याद रख लीजिएगा। वहीं 21 मार्च को मनाते हैं वानिकी दिवस, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस और 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाए थे 1974 में मनाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है।
किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार के। कहां के दिया गया है? बिहार के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो वहीदा रहमान को। किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया, आप लोग याद रखिएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ है 1969 से फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि 19वां एशियाई खेल में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो गोल्फर याद रखेगा अदिति अशोक। अदिति अशोक गोल्फ खेलती है। क्या खेलती है? गोल्फ खेलती है। यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, जो बताना है याद रख लीजिएगा। अदिति अशोक गोल्फ खेलती है। अदिति अशोक क्या खेलती है? गोल्फ खेलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण। जैसे मान लीजिए आप कभी क्या करते होंगे बच्चा में कि आप साइकिल चलाते होंगे, साइकिल चलाते चलाते क्या करते होंगे, एक बार साइकिल को आप पूरा धक्का दे के पूरा जोर से आप छोड़ देते होंगे। साइकिल क्या होता होगा कि साइकिल कुछ दूर जाके जहां तक आप ताकत दिए होंगे, जितना ताकत लगाए होंगे, वह ताकत जो है कि वह यूज होकर कुछ दूरी तय किया होगा, फिर जाके वह रुक के नीचे गिर गया होगा। तो इसका मतलब है कि उस पर कोई उसको रोका नहीं बीच में। जब आप धक्का मार के छोड़े ना तो उसको बीच में कोई रोका नहीं, वह अपने जाके थोड़ा देर के बाद गिर जाता है। नहीं गिर जाता है? आप बोलिएगा गिर जाता है। तो इसका मतलब है कि हम कोई वस्तु पर जब कोई अटैक नहीं कर रहे हैं तब वह जाके किस कारण रुक जाती है? तो वह जो चक्का जो और जमीन के बीच जो वह चलता है तो वह जो है कि उसका ताकत खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको चलना पड़ता है। जितना सा ताकत दिए थे उतने सा ताकत वह घर्षण के कारण खत्म कर देगा, यानी वह घिसियाते घिसियाते जो है कि रुक जाएगा कुछ देर के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण रुक जाएगी। किसके कारण? घर्षण के कारण रुक जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा कि यदि कोई वस्तु अपने दिशा में गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो यह न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो है कि जड़त्व का नियम इसीलिए कहते हैं। जड़त्व का नियम या घर्षण का नियम भी कहते हैं, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के दूसरे गति नियम को से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर ma। F बराबर ma, याद रखिएगा। वहीं न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था वह प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में 1687 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध दिखाता है? तो आपको पता है V बराबर IR, V बराबर IR अर्थात ओम का नियम। ओम का नियम याद रख लीजिएगा, ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, याद रखेगा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, याद रखेगा। वहीं नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नेत्र या आंख का डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाता है। वहीं ग्लूकोमा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, रोहा हो गया, रतौंधी हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, ये सब बीमारी आंख की है। ये सब बीमारी किसका है? आंख का है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आंख में जो आपका लाल सूजन रोग होता है वह कंजक्टिवा के कारण। किसके कारण? कंजक्टिवा के कारण या नेत्र सलेस्मा के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की ऊर्जा को। अभिक्रिया की ऊर्जा को उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट जो होता है वह आपका अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया की दर को घटाता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उत्प्रेरक का जो खोज किया है वह बर्जिलियस ने किया है। किसने खोज किया है? बर्जिलियस ने खोज किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा हुआ है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कारण जो है कि आपका बेकेलाइट का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि वो जो टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है वो नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर किसकी परत चढ़ाई होती है? याद रखिएगा टेफ्लॉन का परत। किसका परत? टेफ्लॉन का परत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया
अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का एब्जॉर्बेशन होता है। समझ में आ गया? यानी ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा को छोड़ दो, ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को शोष लो यानी अंदर ले लो। समझ में आ गया? और ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह आपका कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। किसको किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। और एनजीटी का स्थापना इसलिए किया गया है कि आपका जितना भी प्रदूषण है उसको ब्रेक करने के लिए एनजीटी का स्थापना 2010 में किया गया है। कब किया गया है? 2010 में, शायद 18 अक्टूबर के दिन हुआ था। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था एनजीटी का स्थापना, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी अक्र गैस को गुप्त गैस के नाम से जानते हैं? तो कौन सी अक्र गैस को गुप्त गैस के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, क्रिप्टॉन को गुप्त गैस के नाम से जानते हैं। वहीं रेडॉन को याद रखिएगा सबसे भारी अक्र गैस होता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं जीनॉन को, तो जीनॉन जो होता है वह स्ट्रेंजर गैस होता है। कैसा गैस होता है? स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के नाम से हम लोग जो है कि जीनॉन को जानते हैं, याद रखिएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो अक्र गैस होती है वह कौन सी अक्र गैस होती है? तो याद रखिएगा आपको, ऑर्गन होता है। कितना कौन होता है? ऑर्गन। 0.093% ऑर्गन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है? तो इंटरफेरॉन है। कौन सा है? इंटरफेरॉन औषधि है। आगे बढ़ते हैं। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, और कैंसर दिवस जो मनाते हैं 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा। केकड़ा किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा। और सबसे बड़ा जो जंतु जगत है वह आर्थ्रोपोडा ही है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन सा कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है? तो ईस्ट का। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी या पाव रोटी बनाने में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में जो कथन सही है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न मिश्रण होता है। आपको पता है कि महिला सेक्स हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है और पुरुष के सेक्स हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। और यह दोनों जब मिलता है तो यह जाइगोट का निर्माण करता है। याद रखिएगा, यह युग्मनज का निर्माण करता है और तब जाके बच्चे का निर्माण होता है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वह विटामिन जो एस्टेरॉयड है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। और विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, सितार का जादूगर किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, जैसे सितार बोलेंगे तो आपके माइंड में अमीर खुसरो का नाम आ जाता होगा। लेकिन सितार का आविष्कार भले अमीर खुसरो ने किया है, लेकिन सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जानते हैं। किसको जानते हैं? रहीम सेन को जानते हैं सितार का जादूगर। याद रख लीजिएगा, आज के बाद भूलिएगा नहीं। सितार का जादूगर रहीम सेन, लेकिन सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने तक रहा? तो सिकंदर भारत में लगभग 19 महीना रहा। कितना महीना? 19 महीना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, 1205 में गौरी का अंतिम मुकाबला किससे हुआ था? तो खोखरों से हुआ था। किससे हुआ था? खोखरों से हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया था? तो अ से अनुशासन, अ से अमरदास। अ से अनुशासन, अ से अमरदास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान किस राज्य में है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु परीक्षण किस देश ने किया था? अमेरिका ने। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण
परीक्षण किस देश ने? अमेरिका ने। लेकिन विश्व का पहला परमाणु घर जो बनाया था वह रूस ने बनाया था, और दूसरा परमाणु घर अमेरिका ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मनंद ने। किसने धारण किया था? महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश के सबसे पहला शासक या संस्थापक था, और नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए हैं वह घनानंद हुए हैं। कौन हुए? घनानंद। और घनानंद को ही हराकर जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपका मौर्य वंश का स्थापना किया था, और उसको हराने में सबसे अधिक सहायता जो किया था वह चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया था, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में चलकर प्रधानमंत्री हुआ। और उनके द्वारा ये लिखा गया एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वह आपका शासन पर आधारित या राजनीति पर आधारित पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा बी.एन. राव। किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। प्रारूप कौन तैयार किया था? बी.एन. राव। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के समिति बनाई गई थी। लगभग 13 समिति बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समिति और 5 छोटी समिति। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वह प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी। याद रखिएगा, यह इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जिसका गठन डेट सहित याद रख लीजिएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यह सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा महापुरुष प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में रहेगा, और वही नहीं थे। याद रखिएगा। अब बहुत आदमी लगता है यार राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष था संविधान सभा का, वो तो होबे करेगा। ना, वही नहीं था। याद रखिएगा। समझ में आ गया? आप याद रखिएगा। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य की संख्या 7 था। कितना था? 7 था। याद रखिएगा। प्रारूप समिति में कितना सदस्य था? 7 था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? बी.एन. राव। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और राष्ट्र ध्वज तिरंगा को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा मैडम इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है? पिंगली वेंकैया नायडू। कौन है? पिंगली वेंकैया नायडू ने भारत का राष्ट्र ध्वज तैयार किया है। लेकिन भारत का जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, इसको फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो याद आप लोग रख लीजिएगा कौन थी? तो याद रखिएगा मैडम भिकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इनको फहराने का काम किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भैया दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दादा भाई नौरोजी। लेकिन ग्रैंड ओल्ड वोमेन ऑफ इंडिया किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली को जानते हैं। किसको जानते हैं? अरुणा आसफ अली को जानते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा में लिखा गया था। किस किस भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी याद रखिएगा। और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 अशोक स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। साथ ही साथ प्रांत संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि उनको अलग अलग प्रांत में बटा हुआ था, उसको मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया है। आप लोग को पता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि
अगला सवाल, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसीलिए वो सभी संचालन करते थे। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। साथ ही राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है वह भी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। देखिएगा, राज्यसभा सीट जो है वह वर्तमान में भारत में 245 है। 245 जो है वह दो अलग अलग क्षेत्र से पहुंचता है। एक पहुंचता है आपका निर्वाचित होकर, एक पहुंचता है मनोनीत होकर। निर्वाचित होकर जो पहुंचता है वह 233 पहुंचता है, आम आदमी के द्वारा चुन के जो पहुंचता है 233 पहुंचता है। ऐसे देखिएगा, राज्यसभा को आम जनता नहीं चुनती है, राज्यसभा को आम जनता नहीं चुनती है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो भैया कौन चुनता है राज्यसभा सदस्य को? ये चीज समझ में नहीं आता है। लोकसभा वाला समझ में आ जाता है, राष्ट्रपतियों वाला चलिए समझ में आ जाता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव क्या कर देता है हमको पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग आज कान खोल के सुन लीजिएगा कि राज्यसभा का जो चुनाव करता है या राज्यसभा के चुनाव में जो शामिल होते हैं वह राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके शामिल होते हैं राज्यसभा को चुनने में। समझ में आ गया? आज के बाद नो डाउट, नो डाउट। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है वह 233 होता है, अलग अलग राज्य अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन 245 में 233 का मामला तो हम समझ लिए कि भैया अलग अलग राज्य से और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाई यानी विधायक उसको चुन देता है। लेकिन ये जो 12 गो आरोप बच गया, वो 12 गो कहां से आएगा? हवा से आएगा। तो आप लोग को बता देते हैं कि वो जो 12 सदस्य है उनका मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। इसका मतलब 12 सदस्य का मनोनयन और 233 सदस्य का जो है कि निर्वाचन। तो आपसे एक सवाल यहां पर बनाएगा कि राज्यसभा के सदस्य पहुंचते हैं केवल निर्वाचित होकर, केवल मनोनीत होकर, तीसरा ऑप्शन निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों से, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा अच्छा ये तो हमको पता है, 233 गो निर्वाचित अब 12 गो मनोनीत, इसका मतलब दोनों का मजा ले रहा है, यानी मारो A+B, A+B। तो याद रख लीजिएगा आप लोग आराम से। लेकिन यहां पर एक और माइंड में बात फिट रखिएगा कि 233 गो वाला जो निर्वाचन वाला जो प्रावधान है ना, ये वाला दक्षिण अफ्रीका से लिए है। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से? तो अच्छा निर्वाचन 233 दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन वो जो 12 गोबला भी तो कहीं से लिए होंगे, ऐसा नहीं है ना कि हवे में आ गया। तो याद रखिएगा 12 गोबला आयरलैंड से लिए हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, अच्छा मनोनयन आयरलैंड, निर्वाचन 233 वाला दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। तो आप लोग इस तरह से अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिएगा। जितना कंटेंट आपको हम ये 40 मिनट के सेशन में आपको दे दिए, आपको अच्छा क्लास में जो है कि आपको ये 40 मिनट में जो है कि इतना क्वेश्चन रिकॉल नहीं करवा पाएगा, यह हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम सब जगह हम पढ़े हुए हैं, हमको पता है कि कितना क्वेश्चन मिलता है। आपको भले एकदम पूरा फुल फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके माइंड में जो बार बार क्वेश्चन रहेगा वही जाके आप एग्जाम में बना पाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको रटवा देंगे या आपको बार बार रिकॉल करवाएंगे। तो इसीलिए आपको जो फ्री पे मिल रहा है यूट्यूब पे, आप इसे अपने जहन में उतारिए, अपने आत्मज्ञान में उतारिए, और जो है कि अपने सपने को आप जो है कि इस तरह से आप अपना सपना हासिल कर सकते हैं कि आगे आने वाला पीढ़ी जो है कि आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखकर आगे बढ़े। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।